हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। पृष्ठ रसायन का जो हमारा 5वां इकाई है, 5वां अध्याय है। इसमें हमने पहले टॉपिक पे बात कर ली है, जनरल इंट्रोडक्शन एडजॉर्प्शन का, अधिशोषण का। और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर भी आपको बताया था। और पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के बारे में आपने बात कर ली। और बात करी थी हमने फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। आइए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ 11th क्लास जो हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे। तो आशा करता हूँ कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर कुछ टर्म्स आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर से उसको ज़रूर आप समझिएगा। तो आज का टॉपिक आज हमारा है ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। तो इस पे बात करते हैं। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था, वो रिलेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा है, ध्यान रखिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। ये रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा है? कक्षा 11 में पढ़ा है। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है आपका? ये आपका गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा, ये आपकी है गिब्स ऊर्जा। और जो डेल्टा एच है ये क्या है आपका? ये है एंथैल्पी। ये क्या आपका? एंथैल्पी, या इसको हम कहते हैं ऊर्जा। ये भी ऊर्जा का एक रूप है। और टी क्या आपका? ताप। टी क्या आपका? ताप है, तापमान, जो हम केल्विन में लेते हैं। और जो आपका डेल्टा एस है ये क्या है आपका? एंट्रोपी। ये क्या आपका? एंट्रोपी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? एंट्रोपी, एंट्रोपी। तो ये जो तीन चीजें आपको दिखा रहा हूं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इनमें क्या इनको जानना पहले हमें बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में। तो इनके बारे में हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, लेकिन आज मैं यहाँ पर भी फिर से आपको बताऊँगा, जिससे आपको एक बार फिर क्लियर हो जाए। और मेरा प्रयास भी रहता है कि नीचे से बिल्कुल वेज से आपको क्लियर करा जाए कोई भी टर्म्स को। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी या ऊर्जा में से कह सकते हैं, और टी क्या है आपका? तापमान, और डेल्टा एस क्या है आपका? एंट्रोपी। तो इसमें हम देखते हैं, अब मैं इसके एक एक पहलू से आपको रूबरू कराता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, जब क्या होता है इसका मान 0 होता है, 0 होता है, तो क्या होती है? साम्यावस्था। तब क्या होती है? साम्यावस्था होती है। तब क्या होती है? साम्यावस्था होती है जब डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो ये क्या होता है? असतोह प्रक्रम। असतोह प्रक्रम होता है। और डेल्टा जी जब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तभी क्या होता है? स्वतः प्रक्रम। तब क्या होता है? स्वतः प्रक्रम होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे जाने, इस पर मैं बात करता हूँ। मान लीजिए, इसको समझाने के लिए, तीन टर्म्स को समझाने के लिए फिर से मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। सपोज एक सिस्टम हमारे पास है, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम हमारे पास है और उसके दो भाग हैं।
ये जार है, 2 जार हैं, एक में गैस भरी है और एक क्या है, खाली है। एक में गैस है, गैस सपोज इसमें क्या है, अमोनिया है। कौन सी गैस भरी है, अमोनिया। और ये क्या है, खाली है। ये क्या आपका खाली है और बीच में इसका एक विंडो है, अभी बंद है। अब हम क्या करते हैं, इस विंडो को खोल देते हैं। अब क्या करते हैं, इस विंडो को हम खोल देते हैं। खोलने से क्या होगा, अब स्वतः ही क्या होगी, यहाँ से क्या होगी आपके, आप जो नाइट्रोजन गैस है स्वतः ही कहाँ को आने लग जाएगी, जहाँ पे खाली जा रहा है। मीन्स यहाँ पे उच्च सांद्रता जो गैस की है यहाँ पे है और यहाँ बिल्कुल खाली जगह है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस आपकी बहने लग जाएगी। गैस यहाँ आने लग जाएगी। अब ये गैस यहाँ आने लग जाएगी। तो ये प्रक्रम क्या है, स्वतः प्रक्रम है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे स्वतः ही गैस क्या आ रही है, अब यहाँ इस खाली जार में भरे जार से आने लगी है स्वतः ही। हमने केवल क्या किया, खिड़की खोल दी या बीच में एक रास्ता दे दिया और इस रास्ता देने से क्या हुआ, अब गैस स्वतः ही इधर को आने लगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम। तो स्वतः प्रक्रम आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे गैस क्या होगी, ये तब तक आएगी, ये गैस तब तक यहाँ को फ्लो करेगी जब तक कि दोनों का जो है क्या हो जाए, दोनों गैसों में बराबर गैस ना भर जाए। तो दोनों में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इसमें भी उतनी गैस रहेगी जितने की इसमें है। तो अब क्या होगा, इससे हम कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था। तो तब गैस यहाँ से यहाँ को भी, यहाँ से यहाँ को भी बराबर क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। तब कहीं कहीं कम ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में क्या हो गया आपका, ये तो था स्वतः प्रक्रम, फिर क्या हो जाएगा आपका, एक साम्यावस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साम्यावस्था। जब दोनों में बराबर हो जाए तो कहीं से भी कहीं को गैस इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, बराबर जाएगी। तो तब कौन सा प्रक्रम होगा, साम्यावस्था होगी। तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं तीसरा प्रक्रम। अब बात करते हैं असतः प्रक्रम क्या है। असतः प्रक्रम है कि जो स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। हमने माना अमोनिया के 2-3 मॉलिक्यूल उठा के यहाँ फेंक दिया, यहाँ से उठा के हमने यहाँ डाल दिया। तो ऐसा नहीं कि सारी गैस के पीछे आ जाएगी, हमने यहाँ से खुद उठा के गैस को इधर कर दिया। या मान लें एक कमरा है, इस कमरे की हवा कि हमने 2-4 मॉलिक्यूल निकाले, बाहर निकाल दिए। तो ऐसा नहीं कि कमरे की सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है, असतः प्रक्रम है, जो खुद से क्या होती है, नहीं प्रारंभ होती। तो इसमें किसी की ज़रूरत होगी या हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। तो यहाँ से हमने एक मॉलिक्यूल अमोनिया का निकाला, 2-4 मॉलिक्यूल निकाले, इधर डाल दिए। तो ऐसा नहीं कि अमोनिया के सारे इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसे हम, तो ये हो गया आपका थर्ड असतः प्रक्रम। तो ये 3 टर्म्स हैं, तो जो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये पहला हो गया आपका, पहले से इंट्रो मैंने करा दिया। अब दूसरा क्या है आपका, डेल्टा एच। तो ठीक है, एंथैल्पी है, इसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी की हम बात करते हैं। जैसे कोई भी इंटरेक्शन, डेल्टा एच क्या है, ऊर्जा है। तो किसी भी 2 स्पीसीज के बीच में जब आकर्षण होता है, जब बॉन्डिंग करते हैं, तो डेफिनेट ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ऊर्जा डेफिनेट मुक्त होगी। तो ये हम डेल्टा एच की आपका ऊर्जा है और टी क्या आपका ताप है। अब बात करते हैं एंट्रोपी। इसकी बात करते हैं एंट्रोपी। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एंट्रोपी। एंट्रोपी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं,
डेल्टा एस से, इससे डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। तो एक्चुअल में एंट्रोपी क्या है, इस पर भी हमने कक्षा 11 में बात करी है। एंट्रोपी क्या है, ये क्या है, बिखराव का मापन है। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, बिखराव का मापक। बिखराव का मापक। तो आप सोचेंगे कैसा बिखराव, तो आइए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, 3 कंटेनर है, एक में गैस है, एक में द्रव है और एक में क्या है, ठोस है। तो गैस के अणु तो क्या होंगे, दूर दूर फैले होंगे। तो ये हो गया गैस, और ये क्या है आपका द्रव। तो द्रव के अणु पास पास होंगे, बहुत दूर दूर फैले तो नहीं होंगे, लेकिन होंगे पास पास। लेकिन ठोस के केस में क्या होगा, ठोस केस में लिखे अणु बिल्कुल एक दूसरे से पास पास सटे होंगे, इस तरीके से। इस तरीके से ये व्यवस्थित होंगे ठोस के अणु, एकदम पास पास, क्योंकि यहाँ पर अंतरण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने ठोस अवस्था पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब बिखराव कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बिखराव ज़्यादा है। यहाँ पे गैस के अणु क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो बिखराव में कह रहा हूँ, बिखराव का मापक है, तो बिखराव जितना ज़्यादा होगा तो डेल्टा एस उतना ज़्यादा होगी। फिर अगर हम आते हैं गैस से द्रव में आते हैं, तो बिखराव क्या हुआ, यहाँ पे हम गैस के अणु फ्री थे, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होने लगे हैं, एक दूसरे के पास आने लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे और कम हो जाएगी। तो ठोस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे बिखराव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बिखराव था, यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा, तो यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ और कम हो जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं दूसरे तरीके से भी, दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इन एंट्रोपी को हम समझना चाहें, देखिए गैस द्रव ठोस में, तो यहाँ पे देखिए गैस से द्रव मीन्स गैस से द्रव मीन्स जो बिखराव है कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, बिखराव कम होने पर, बिखराव कम हो रहा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव। अब देखिए द्रव से गैस, द्रव से गैस मीन्स यहाँ व्यवस्थित है, यहाँ से क्या हो रहा है, बिखराव ज़्यादा हो रहा है, इससे यहाँ बिखराव ज़्यादा हो रहा है, यहाँ बिखराव ज़्यादा है। तो यहाँ बिखराव ज़्यादा है तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, तब डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, तब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर क्या है, द्रव से ठोस मीन्स द्रव से ठोस, तो एंट्रोपी यहाँ फिर क्या होगी, यहाँ बिखराव था, यहाँ बिल्कुल सेट हो गई और कम हो गया, बिखराव कम हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तब नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं ठोस से, अब देखिए ठोस से अगर द्रव में आते हैं तो बिखराव प्रारंभ हो रहा है, मीन्स एंट्रोपी बढ़ेगी, इससे इसमें बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस फिर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये 4 टर्म्स हैं आपके, इससे मैं समझता हूँ आपको एंट्रोपी समझ में आ रही होगी, जो बिखराव का मापक है। जैसे हम पानी है, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी की जो वाष्प बनेगी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी बजाय पानी से, क्योंकि पानी क्या था, द्रव था, और द्रव किस में बदल गया, वाष्प बदल गया, गैस से बदल गया। तो अब उसके जो बिखराव है जल के अणु का, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी बजाय जल के। तो इस तरीके से
इसको मैं आपको समझा रहा था। तो ये बात कर ली हमने एंट्रोपी की। अब बात करते हैं अधिशोषण के लिए। अधिशोषण के टर्म्स में तो एक बार और क्लियर हम कर लेते हैं। डेल्टा जी साम्य अवस्था पे क्या होगा, शून्य होगा। डेल्टा जी जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो अस्वतः प्रक्रम होगा, और डेल्टा जी का जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्वतः प्रक्रम होगा। और एंट्रोपी की जब हम बात करते हैं तो एंट्रोपी एक क्या है, बिखराव का मापक है। तो जब गैस से द्रव में हम जाएंगे, गैस से द्रव बनेगा तो एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी। द्रव से गैस में तो एंट्रोपी, फिर द्रव से गैस में तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, बिखराव बढ़ेगा। और द्रव से ठोस में बिखराव कम होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव मीन्स एंट्रोपी कम होगी। और ठोस से द्रव में आता तो फिर बिखराव होगा, तो फिर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ये टर्म्स, और जो यहाँ पे टी हम कह रहे हैं केल्विन ताप जो है केल्विन में यहाँ पे हम लेते हैं, और डेल्टा एच क्या एंथैल्पी जो क्या है, ऊर्जा है। अब इसी टर्म्स को हम किसके लिए, हमें जो ये टर्म्स मैंने आपको बताया ये किसके लिए बताया, अधिशोषण के लिए, मीन्स एड्जॉर्प्शन में इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, माना यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास सपोज ये क्या, हमारे पास एक सरफेस है, कोई ठोस सरफेस है। क्योंकि हमें पता है अधिशोषण क्या है, सरफेस फिनोमेना है, सतह पर जो एड्जॉर्प्शन होता है, सतह प्रक्रिया परिघटना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसके ऊपर कोई स्पीसीज आके एड्जॉर्प्शन इसमें होता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैस के अणु यहाँ पे क्या हुए, सपोज ये गैस के अणु इस ठोस के ऊपर क्या हुए, अधिशोषित हुए। तो यहाँ पे ये क्या है, अधिशोषी है, इसको हम बोलेंगे अधिशोषी। और ये क्या आपका अधिशोषक, ये क्या आपका अधिशोषक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अधिशोषी और अधिशोषक के बीच में क्या है, आकर्षण बल है। ये दोनों जब आकर्षित होंगे तभी ये इस पर चिपक सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो जब दो स्पीसीज आपस में बॉन्ड करते हैं, मीन्स आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये किसी भी प्रक्रम में हम कह सकते हैं, जब भी दो स्पीसीज आपस में आकर्षित होकर इंटरेक्ट होंगे तो डेफिनेट ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इसका मतलब यह प्रक्रम क्या होगा, यह प्रक्रम क्या होगा आपका, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। कौन सा प्रक्रम होगा ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो ये घटना क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यह हमें ध्यान रखना है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्यों है, क्योंकि जब अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तभी ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अधिशोषण कर रहे हैं, मीन्स बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो तब क्या हो रही है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तब हम कह सकते हैं ये क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब जो एंथैल्पी है डेल्टा एच हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। जो डेल्टा एच है इसके लिए इसका मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्योंकि जब भी अधिशोषी अधिशोषक के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं दूसरे के ऊपर तो क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, एंथैल्पी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये हम ध्यान देंगे। अब देखिए, अब थोड़ा इसके उसको समझते हैं बिखराव को। क्योंकि एक सिस्टम है, ये निकाय है, ये क्या हो गया, एक इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाय। तो सिस्टम की ऊर्जा जैसी हम कहें अधिशोष अधिशोषक के साथ चिपकेगा या इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर अधिशोषण होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, तो निकाय की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। निकाय की ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ऊष्मा बाहर निकालेगा, तो निकाय की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए डेल्टा एच क्या होता है आपका,
नेगेटिव आता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हमने ऊर्जा की बात कर ली, इंथैल्पी की बात कर ली। अब बात करते हैं अधिशोषण के लिए एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात हम करेंगे तो यहाँ पे हम फिर वही चीज़ देखते हैं। सपोज ये हमारे पास ठोस सतह है, ये हमारे पास क्या है, एक ठोस सतह है, ये इसकी सतह है। और जो गैस के अणु थे पहले क्या थे, बिखरे थे। जैसे हम कह रहे हैं गाड़ी पे धूल चिपक रही है, या हमारे कपड़े पे धूल चिपक गई, कहीं पे बहुत धूल उड़ रही है, तो धीरे धीरे जब हम वहीं पर खड़े रहेंगे तो हम देखेंगे गाड़ी पे या हम पे वो धूल क्या होगी, धीरे धीरे चिपकेगी। तो पहले क्या थे, धूल के कण बिखरे हुए थे, तो उसकी एंट्रोपी क्या थी, ज़्यादा थी। जब वो चिपक जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डेफिनेट कम हो जाएगी, क्योंकि वो बिखराव के बाद उनमें क्या हो रहा है, बिखराव कम हो रहा है। तो पहले बिखराव ज़्यादा था, पहले धूल के कण उड़ रहे थे, गैस के कण उड़ रहे थे। अब इन पे क्या हो गई, ये इंटरेक्ट हो गए। इंटरेक्ट होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अब ये धूल के कण क्या हो गए, बिखराव के बाद यहाँ पे चिपक गए। क्या हो गए, चिपक गए। ये 2-3 लेयर, कितने भी लेयर, मल्टी लेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको ऊपर लिख दो, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो अधिशोष्य के अणु थे इनका बिखराव ज़्यादा था, और जैसे ये अधिशोषक के साथ इंटरेक्ट हुए, आकर्षित हुए, अब इनका बिखराव क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे बिखराव ज़्यादा था और यहाँ पे क्या हो गया, बिखराव कम हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो निकाय की ऊर्जा कम हुई, जैसे ये आपस में जुड़े, निकाय की ऊर्जा भी क्या हुई, जैसे ही जुड़े तो ऊर्जा क्या हुई, मुक्त हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इनका बिखराव भी क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हुआ, एंट्रोपी क्या हुई, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे निगेटिव आएगी। निगेटिव क्या आएगी, ये निगेटिव आएगी, मीन्स एंट्रोपी कम हुई, कम होगी। एंट्रोपी कम क्यों होगी, क्योंकि पहले गैस के अणु बिखरे थे, अब एडजॉर्प्शन के बाद, अधिशोषण के बाद ये इनका जो बिखराव था कम हो गया है, तो डेल्टा एस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमने देखा इन तीनों के टर्म्स में। अधिशोषण के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के कुछ जो बेसिक टर्म्स थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एंथैल्पी भी अधिशोषण के लिए नेगेटिव होती है और एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऊष्मागतिकी से हम देखते हैं, अब आप देखते हैं ऊष्मागतिकी से इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, ये वाला पोर्शन मिटाऊंगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो कर लीजिए। अब जो हमारा टर्म्स है, हमारा क्या है, हमारा जो टर्म्स है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। अब हमने इसको जान लिया है कि अधिशोषण के लिए वैल्यूज़ क्या होंगी। ऊष्मागतिकी से कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इसको ले भी सकते हैं, ऊष्मागतिकी से, ऊष्मागतिकी से ये क्वेश्चन आई है, ऊष्मागतिकी से हमने पढ़ा है। तो अधिशोषण के लिए आप ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कह रहे हैं डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो लिख देंगे माइनस एंथैल्पी भी क्या होगी, अधिशोषण के लिए नेगेटिव होगी, निकाल रखा हमने, माइनस टी हम लिखेंगे। और एंट्रोपी भी क्या होती है, एंट्रोपी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस डेल्टा एस।
तो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन आप समझ में आएगी, क्यों ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये क्यों नेगेटिव हुआ, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अब तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है, आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस। इस तरीके से इक्वेशन आपकी बनती है। तो इसको समझाने के लिए मैंने इतना बेसिक्स आपको बताया था। अब देखिए इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट अगर हम देखें, असतों प्रकरण की बात हम नहीं करेंगे, केवल दो केस की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे साम्यावस्था और दूसरी बात करेंगे हम स्वतः प्रकरण की। तो कब ये होगा, अब हम देखते हैं जब क्या है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, जब क्या है डेल्टा एच टी डेल्टा एस के क्या है बराबर है, तो तब क्या होगा, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, शून्य, जिसे हम कह सकते हैं क्या होगी, साम्यावस्था। साम्यावस्था तब क्या हो जाएगी, साम्यावस्था हो जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं सपोज डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, मान लें 3 है, और टी डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है 3 है, दोनों की वैल्यू समान है। जब ये बराबर है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब डेल्टा जी इज इक्वल टू -3 + 3 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। और दूसरा केस सेकेंड में हम देखते हैं जब क्या होगा डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। उस केस में क्या होगा, मान लें हम डेल्टा एच हमारे पास क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर है, तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारे पास सपोज कितना है 4 है, और टी डेल्टा एस कितना है 3 है, तो उस केस में डेल्टा जी इजिकल क्या हो जाएगा -4 + 3, तो ये क्या हो गया -1। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक स्वतः प्रक्रम कहेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा आपका, कौन सी वैल्यू होगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू आई -1, तो नेगेटिव वैल्यू आई है। तो नेगेटिव वैल्यू जब आती है तो हम कहते हैं कि प्रक्रम कौन सा होता है, ये स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके इसके बेसिक टर्म्स, या अधिशोषण के लिए मैंने आपको बता दिया। तो क्रियाविद आपको समझ में आ रहा होगा। अधिशोषण के लिए जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच मीन्स जो ऊष्मागति का उपयोग किया गया है, कैसे किया गया है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अब इसकी जो थ्योरी है उसको मैं लिख देता हूँ, फिर आप उसको एक बार समझ लेंगे। तो आप देखें इसकी थ्योरी को हम फिर से इसी को हम थ्योरी में इसको पढ़ रहे हैं। अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है। तो हमने देख लिया अधिशोषण जब भी होता है तो अभी हमने पढ़ा कि उसके पृष्ठ ऊर्जा के मान में हमेशा सदैव क्या आएगी, कमी आएगी, जो कि ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। तो निकाय की ऊर्जा कम होती है, जैसे अधिशोषण हो रहा तो निकाय की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, अवमुक्त होती है। अर्थात अधिशोषण एक ऊष्मा सेवी प्रक्रम है जहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव होगी, क्योंकि ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अधिशोषण होने पर एंट्रोपी का मान घटता है, क्योंकि जो बिखराव होता है अधिशोषण होने के बाद वो बिखराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख लें डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, एंट्रोपी का मान कम होगा क्योंकि बिखराव कम हो जाता है। स्वतः प्रक्रम हेतु डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह टी डी एस मीन्स टी डेल्टा एस से ज़्यादा हो। देखते हैं यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पे डेल्टा एच 4 दिखा रखा, तो टी डी एस क्या है, टी डेल्टा एस क्या है 3 है, मीन्स ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि वह टी डी एस से ज़्यादा हो। डेल्टा एच के टी डेल्टा एस के बराबर होने पर साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, जहाँ पर इनकी वैल्यू दोनों की क्या वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है,
तो वहाँ पे कौन सी अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था, जहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, शून्य हो जाती है। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी गहराई से समझाने की कोशिश करी है। जिसने कक्षा 11 में ढंग से नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए भी ये वीडियो मैंने तैयार किया था कि जो ऊष्मागतिकी कक्षा 11 में पढ़ा था, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश भी करी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।